Hello friends, it's the 5th of April and today is National Maritime Day. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि why it is celebrated on 5th of April. So what happened? एक शिप थी जिसका नाम था RMS Impress. एंड ये बेसिकली बनाया गया था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के लिए और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ये कोलोनियल टाइम की शिप थी. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ये बेसिकली हॉस्पिटल शिप की तरह काम किया था. सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद उस समय अपने भारत में बहुत ज़्यादा स्वदेशी मूवमेंट वगैरह और स्वदेशी मूवमेंट के बाद का फेज है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले. सो सेल्फ इंडस्ट्री, इंडियन ओन इंडस्ट्री, नेशनलिज्म की भावना पीक पे पहुंच रही थी. सो दैट टाइम वी हैड सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड करके कंपनी फॉर्म होती है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड. एंड दिस कंपनी ने वो शिप खरीद लिया. इसका नाम रीनेम कर दिया SS लॉयल्टी. SS लॉयल्टी. एंड दिस SS लॉयल्टी के पहले अभी तक कोई भी इंडियन शिप नहीं थी जो पूरे अपने वहाँ पे ब्रिटिश शिप के मोनोपोली को ब्रेक कर पाती. सो फर्स्ट टाइम वी हैड आवर ओन इंडियन शिप जो ब्रिटिश मोनोपोली को ब्रेक करने का प्रयास किया. एंड दिस वाज इसकी पहली जर्नी जो हैपेंड हुई, दैट हैपेंड ऑन 5th अप्रैल 1999. जलियांवाला बाग के 8 दिन पहले 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग मैसेकर. फिफ्थ अप्रैल 1919. सो इसके बाद व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो इन 1964 पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग वो they started celebrating the 5th April as National Maritime Day. So this is small history. I think this question was asked in KBC for I think 1 crore या 7 crore क्वेश्चन. जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये पूछा गया था. ठीक है, आई थिंक 2-3 ईयर बैक. सो दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. करते अपने सबसे पहले टॉपिक से. और हमारा पहला टॉपिक है मेंस मास्टर में, दैट इज द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग. एंड सर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे भारत में और जो वैश्विक स्तर पर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, सो वी आर फेसिंग अ चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग वाटर क्राइसिस. मतलब अर्बनाइजेशन के साथ साथ जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े शहरों में वाटर क्राइसिस की सिचुएशन भी बढ़ती जा रही है. सो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि 2023 में अभी बेंगलुरु वाटर क्राइसिस हैपेंड. इनफैक्ट जब बेंगलुरु, जिसको अपन सिटी ऑफ गार्डन बोलते हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वाटर क्राइसिस. कुछ साल पहले सेम इशू हैपेंड इन चेन्नई. चेन्नई अगेन फेस्ड सेम सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस. जो वहां वाटर का रिजर्वायर की कैपेसिटी थी, दैट कैपेसिटी सडनली वेंट ड्राई. एंड वैश्विक स्तर पे 2018 में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसको 0 डे के नाम से कहा जाता है. डे 0. केप टाउन इज अ सिटी इन साउथ अफ्रीका. एंड केप टाउन
नैरोली अवॉइड, बहुत कम मार्जिन से डे 0 के सिचुएशन को अवॉइड कर पाया। एंड ये अमूमन मार्च अप्रैल का महीना था, एंड दिस हैपेंड दैट टाइम, एंड सो मच वाटर इशू, वाटर क्राइसिस, almost drought all situation. In fact, you can see from this picture how this situation is depicted here. बड़े बड़े skyscrapers, बड़े बड़े cities, but still don't have access to water. So this is what showing. इसके ठीक पहले 2014-15 में Sao Paulo, that is Brazil, in Brazil, Sao Paulo in Brazil experienced a severe water crisis, and this happened because of multi-year drought. बहुत लंबे 2-3 साल से वहाँ पे सुखाड़ की समस्या चली रही थी, insufficient water storage capacity and leakage in water distribution system. So आज के इस सिचुएशन मेंस मास्टर के हमारी क्लास में हम इस चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन plus water crisis plus water mismanagement plus climate change is leading to a catastrophic situation. That is, sir, urban water crisis. So this is the background. ये इनफैक्ट ये डायग्राम अपने मेंस के एग्जाम में भी बना सकते हैं. दिस इज द बैकग्राउंड. लेट्स कम टू द रीजन. एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये अर्बन सिटीज में बेसिकली अर्बनाइजेशन क्या है. इंडिया में जो अपना अर्बनाइजेशन है, दैट अर्बनाइजेशन इज मोस्टली अनप्लैन्ड. मतलब अर्बन सिटीज के ऊपर जो पॉपुलेशन प्रेशर है सर, दैट इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली दैन योर जो सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, वेदर इट्स लोकल बॉडीज की या फिर वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी. सो यहां पे क्या है कि बेंगलुरु बिकम हब. एग्जाम्पल लेते हैं बेंगलुरु का. बेंगलुरु बिकम आईटी हब. सडनली बिकॉज ऑफ आईटी हब बेंगलुरु 50% कर्नाटका के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बेंगलुरु से आता है. सो बेंगलुरु में व्हाट हैपेंड, सडनली पूरे वर्ल्ड से और पूरे इंडिया से लोग आके यहाँ पे स्टार्टेड कमिंग. सो मच रिसोर्स प्रेशर. और बेसिकली दिस इज इन प्लेटू रीजन, कर्नाटका प्लेटू. सो वाटर का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर रिजर्वायर लेवल वहाँ पे है नहीं. सो फॉर दैट इनको अगल बगल के रूरल एरियाज से वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है. इनफैक्ट जो कावेरी डिस्प्यूट में भी कहीं ना कहीं ये इशू है कि कावेरी रिवर से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू बेंगलुरु के ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जब से इधर अपने इंडिया में अर्बनाइजेशन बूम हैपेंड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, सो बहुत सारे हमारे से शहर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस. एंड इस माइग्रेशन कारण शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में उस लेवल पे बढ़ोतरी नहीं है जिस लेवल पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ा. सो देयर इज अ लैग.
इनफैक्ट अगर आप किसी भी छोटे शहर में भी जाएंगे देखेंगे अभी सिचुएशन ये है कि दिस इज अ मेन सिटी और अगल बगल के एरियाज में लोग रहना शुरू कर दे रहे, स्टिल उस सिचुएशन में जहाँ पे ना रोड गई है ना पानी का कनेक्शन है। सो ऐसा सिचुएशन में व्हाट दे डू, वो एक बोरवेल करवाते हैं पानी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। भाई साहब अगल बगल में जहाँ कहीं भी खाली प्लॉट है पानी गिराओ। सो नो हाइजीन सर। ना ही अर्बन अथॉरिटी से बात तो कहने के लिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सो हमने कंप्लीट पूरे ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस प्रॉपर एरिया में कोई भी, अभी आप देखेंगे जितने भी शहर के पेरीफेरी एरिया पे, किसी भी बड़े शहर के पेरीफेरल एरिया पे जो भी अर्बनाइजेशन का स्पिल ओवर आता है, वो सारी के सारे अर्बन स्प्रॉल के फॉर्म में आएंगे। अर्बन स्प्रॉल, and these urban sprawls are highly mismanaged. चूंकि इनको पानी का सप्लाई नहीं होता, so they will do borewell, excessive water use, water table का depletion. So what happened in Bangalore में भी 40% बेंगलुरु में पानी का सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम योर वाटर, ग्राउंड वाटर। एंड फर्स्ट ग्राउंड वाटर। और जब से बेंगलुरु में सर अर्बनाइजेशन हैपेंड, बेंगलुरु में more than 1000% rate of increase in concretization. सर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो दिस इज योर नॉर्मल पैच ऑफ लैंड, दिस इज नॉर्मल योर पैच ऑफ लैंड। इन दिस नॉर्मल पैच ऑफ लैंड आपके छोटे छोटे ग्रासेस हैं, एंड पानी बारिश हुई सो वाटर कमिंग डाउन, और धीरे धीरे ये वाटर आपको ड्रिप करता हुआ नीचे की तरफ आपके वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। जो कि आपके अगल विंटर के मौसम में या फिर गर्मियों के मौसम में यू कैन यूज दिस ग्राउंड वाटर, बिकॉज ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो चुका है। लेकिन दिस ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से ये इतना बड़ा लैंड पे व्हाट यू डिड, आपने मोस्टली आपने सर ये एरिया पूरा का पूरा कवर कर दिया कंक्रीट से। अगेन ये एरिया कंक्रीट से कवर, ये एरिया कंक्रीट से कवर, छोटा सा बीच में यहाँ पे एक पाथ है, फिर ये एरिया भी कवर, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है। अगेन यू आर सीइंग एक छोटा सा पार्क यहाँ पे है, ये पार्क ओपन है, इसके अलावा पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन है। सो जो एरिया है जहाँ से वाटर टेबल आपका रिचार्ज होगा, दैट सडनली केम डाउन टू 10%। जैसे जैसे कॉन्क्रीटाइजेशन होगा वैसे वैसे आपका वाटर टेबल का जो रिचार्ज होने का कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी चीज़, जैसा जैसा अभी कुछ दिन पहले के आर्टिकल में वाज डिस्कसिंग, बिकॉज क्लाइमेट चेंज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन इज हैपनिंग। सो एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हीट, ओवरऑल क्लाइमेट का जो टेम्परेचर, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। एंड व्हाट हैपन, जब बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है तो चूँकि कंक्रीट की हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इन पे जब दिन में सनलाइट इज फॉलिंग तो बहुत ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एंड फिर ये हीट को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में वापस। सो मोर और लेस जो शहर होते हैं, शहरों का तापमान अगल बगल के तापमान की तुलना में ज़्यादा होता है। सो चूंकि कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण जो तापमान बढ़ा, द टेम्परेचर विच राइज बिकॉज ऑफ the temperature which rose because of your concretization, this will lead to more evaporation। जो पानी आपका थोड़ा बहुत भी है कहीं कहीं लेक वगैरह में या फिर ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है आपका, सो यहां से जो इवापोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ योर अगेन water crisis। Third, this is not only unique to again कर्नाटका। थर्ड पॉइंट, कर्नाटका में व्हाट हैपेंड, जितने भी अर्बनाइजेशन के नाम पे जितने वाटर बॉडीज थे अगल बगल, उन सबको कैप्चर कर करके व्हाट वी डिड, हमने उन पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, उनको भी कॉन्क्रीटाइज कर दिया। सो दिस वाटर बॉडी इज नथिंग बट दिस आर वेटलैंड्स, और वेटलैंड्स को कहा जाता है दे आर किडनी ऑफ अर्थ। ये व्हाट दे डू, दे इकोसिस्टम में वाटर को रिफाइन करते हैं, ये वाटर टेबल को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। They have so many wetlands का so many impact, so many positive impacts। So what happened in Bangalore? बेंगलुरु में 80% जो आपके वाटर बॉडीज थे, वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया गया। एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बेंगलुरु, लुक एट एनी सिटी, the same problem they are facing। मेजॉरिटी ऑफ उनके जो वाटर बॉडीज है, उन वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया गया है। एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो है ही अपना मेन हीरो। क्लाइमेट चेंज सिचुएशन को और भी खराब कर रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, extreme weather events, जहां पे आपको पता ही चलता है कि कितनी तेज बारिश कब हो जाए। हीट वेव्स की सिचुएशन को बढ़ा दिया, एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बढ़ गया। सो क्लाइमेट चेंज इज अनदर फैक्टर, और इन सब के ऊपर एक अलग लेयर है। इन सारे प्रॉब्लम्स ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन लोकल बॉडीज। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इनको बहुत सारे पावर दिए गए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड व्हाट सर हैपेंड रियली, व्हाट हैपेंड, अभी भी स्टेट के लेवल पे जो पावर का डिवॉल्यूशन होना चाहिए था वो इनको नहीं हो पाया है। एंड इनके पास अपना फंड नहीं है। एंड मोस्टली जो भारत की लोकल बॉडीज हैं, दे सफर फ्रॉम 4F प्रॉब्लम। दे डोंट हैव फंड, दे डोंट हैव फंक्शन, दे डोंट हैव फंक्शनरीज, एंड मोर इंपॉर्टेंट दे डोंट हैव फ्रेमवर्क। So this is what they do। So इतने सारे क्राइसिस होने के बावजूद जो वहाँ की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वहाँ के शहरी अर्बन एरियाज के वाटर मैनेजमेंट की, they are not able to do। So this is leading to a situation। and definitely कई बार क्वेश्चन आता कि नहीं, this is not, ये जो वाटर क्राइसिस सिचुएशन है शहरों में, this is not man made, this is natural। एंड जो हमने डिस्कशन किया, डिस्कशन क्लियरली शोज दैट सर इट्स अ मैन मेड क्राइसिस, इट्स अ मैन मेड क्राइसिस। सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन?
व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जबकि प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन उसी में छुपा हुआ है। सबसे पहले कुछ कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स, एक तो पहले सर नेशनल अर्बन पॉलिसी, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो इस बात को डिसाइड करे कि अर्बनाइजेशन करते वक्त जो भारत की अर्बनाइजेशन है दैट शुड बी प्लान्ड, क्योंकि सिटीज आर कॉल्ड इंजन ऑफ ग्रोथ। अगर सिटीज आपके इंजन ऑफ ग्रोथ हैं तो यहां सर माइग्रेशन तो होना ही होना है, इन माइग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो वी हैव टू प्लान अभी से ही हमारा जो भी अर्बनाइजेशन है दैट शुड बी कीपिंग इन माइंड 40 साल 50 साल के आगे का फ्यूचर सोच के वहाँ प्लानिंग होनी चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड ए वेरी हॉलिस्टिक नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी और उसका एक मॉडल एक्ट भी जो आपके अलग अलग स्टेट्स इंप्लीमेंट करें। सेकेंड, वी नीड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको आप सर कंपल्सरी कर दो। इनफैक्ट अभी अपने साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत आप बहुत तरह के अपन लोन दिया करते हैं, लो इनकम कैटेगरी, हाई इनकम कैटेगरी, मिडिल इनकम कैटेगरी। सो इस लोन के रीइंबर्स करने के टाइम पे हम इस चीज़ को कंडीशनल बना सकते हैं कि आपको हम लोन तभी देंगे जब आप अपने स्ट्रक्चर में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इनकॉर्पोरेट करेंगे। प्लस अभी रिसेंटली सोलर रूफ टॉप स्कीम को भी प्रमोट किया जा रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करने के साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर जितने भी होम लोन्स दिए जाते हैं उन सारे होम लोन्स में वी कैन मेक इट कंडीशनल कि आपको लोन मिलेगा प्लस हम आपको इस चीज़ सब्सिडी दे रहे हैं। आपको लोन तभी डिसबर्स होगा जब आप अपने घर में ये स्ट्रक्चर में ये भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। थर्ड जो समस्या है सर, थर्ड जो इशू कि हमने देखा कॉन्क्रीटाइजेशन। एक तो सर कॉन्क्रीटाइजेशन को वी हैव टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस जो कि अपने नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही होना चाहिए कि एक शहर कितने एरियाज को हम कॉन्क्रीटाइज कर सकते हैं। और जहाँ पे हमने कॉन्क्रीटाइज कर दिया है व्हाट वी शुड डू, हमें एक पर्टिकुलर स्पॉट्स पे कुछ दूरी पे वी नीड टू क्रिएट ए वाटर टेबल रिचार्ज करने के लिए हम सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे शहर अर्बन फ्लडिंग की समस्या से भी जूझ रहे हैं। अभी गर्मियों में वाटर क्राइसिस है, व्हेन मॉनसून विल अराइव, तगड़ी बारिश, दे विल फेस द सिचुएशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग। सो हम क्या करें, हम शहर के जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे सर वाटर लॉगिंग होती है, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे वी कैन क्रिएट बोरवेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से वाटर धीरे धीरे आपको रिचार्ज, आर्टिफिशियल रिचार्ज ग्राउंड वी कैन क्रिएट। सो इट ट्विन प्रॉब्लम इट विल सॉल्व। ये अर्बन फ्लडिंग की समस्या को भी सॉल्व करेगा प्लस 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 ये जो आपका वाटर क्राइसिस है इसको भी बचाएगा। सो दिस इज व्हाट एंड फॉर इसके लिए एंड वी नीड टू चेंज, वी नीड टू स्ट्रेंथ institutions of urban local bodies. They need more devolution of more power. In fact जो अपने फाइनेंस कमीशन इस चीज़ को कंसिडर कर सकती है कि जो स्टेट्स को फंड डिवोल्यूशन दिया जा रहा है उसमें क्राइटेरिया ये भी हो कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको राज्य, एक पर्टिकुलर राज्य कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उनको फंड कितना डिवॉल्व कर रही है, उनको कितने पावर डिवॉल्व कर रही है, उस पर एक क्राइटेरिया हो जिसके आधार पे राज्य से, केंद्र से राज्य की तरफ जो पैसा जाता है उसमें एक क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन ये भी इंक्लूड कर सकती है।
इस तरह से हमारे अर्बन लोकल बॉडीज की जो 4F प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू. ठीक है. एंड थ्रू ए होलिस्टिक and multi-pronged approach, through holistic and multi-pronged approach, we can solve this issue of water crisis. And in larger picture, अगर बड़े पिक्चर में बात करें, बड़े संदर्भ में बात करें, so we need to tackle the climate change issue on वैश्विक स्तर पे, नेशनल स्तर पे, राज्य के स्तर पे, शहर के स्तर पे. we need to tackle the issue of climate change also. So let's move to the next article. Second article is about India's aim to become a विकसित भारत, मतलब बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन का जो स्टेटस होता है वो अचीव करना बाई 2047, जब हमारा इंडिपेंडेंस का 100 ईयर्स पूरा हो जाएगा दैट टाइम. सो इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, कल आया था. एंड दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी एनालिटिकल. इसने बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाके चाइना और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर किया एंड दर्शाया किस तरह से चाइना ऑलमोस्ट भी एक डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस होता है उस स्टेटस को पहुंचने के बिल्कुल क्लोज है. वहीं इंडिया अभी उस चीज से बहुत दूर है. सो एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस है एंड क्या हमारा फ्यूचर डिस्कोर्स होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है. और ये भी बात की गई है कि एग्रीगेट जीडीपी से, मतलब ओवरऑल जैसे अभी हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं. सर ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा जीडीपी में हम कहाँ पे हैं. सो इस आर्टिकल को हमने बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है सो दैट इट बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो ये आर्टिकल स्टार्ट होता है इस बात से ये आर्टिकल स्टार्ट कि भारत और चाइना 1990 में, इंडिया एंड चाइना दोनों की जो जीडीपी थी लगभग आसपास ही थी. जो चाइना की जीडीपी थी वो भारत की जीडीपी सिर्फ 23% ज़्यादा थी, ओनली 23%. दिस इज मेंशन हियर. और सर पर कैपिटा जीडीपी में, मतलब पर ह्यूमन बीइंग पर पर्सन जीडीपी, मतलब टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कम्स पर कैपिटा जीडीपी. सो पर कैपिटा जीडीपी में चाइना भारत से पीछे था क्योंकि उस समय चाइना की पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन से अधिक थी. सो इस कारण से पर कैपिटा जीडीपी में चाइना भारत से पीछे था और ओवरऑल एग्रीगेट जीडीपी में भारत से सिर्फ 23% अधिक था. और उसमें जो चाइना की रैंकिंग थी 11वीं रैंक थी और भारत की 12वीं. एंड सो सडनली यहां से देयर सम फेनोमेनल ग्रोथ हैपेंड इन चाइना. 1991 में हमने भी अपनी इकॉनमी ओपन किया और कुछ दिन पहले चाइना ने भी अपनी वहाँ पे इकॉनमिक रिफॉर्म लेके आया था. एंड व्हाट हैपेंड कि इस टाइम पीरियड में 1990 से लेके 2010 का जो पीरियड था, इस पीरियड में चाइना हैपेंड टू सिक्योर डबल डिजिट ग्रोथ अप्रॉक्स 10%. मतलब फर्स्ट डिकेड में इट सिक्योर 10 पॉइंट समथिंग 4 एंड सेकेंड में 10. ऑन एन एवरेज वी कैन टेक इट 10%. और सर इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि
कि 2010 में चाइना बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर आप 10% के रेट के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, सो इन 20 years दे बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और 2019 पहुंचते पहुंचते चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $10,000 क्रॉस कर गया। अभी इन डेटा का आपको समझ में आएगा जब मैं इंडिया के साथ कंपेयर करूंगा कि अभी इंडिया कहाँ पे है। सो 2019 यानी कि पैंडेमिक से ठीक पहले चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी इट क्रॉस $10,000 एंड 2022 में इट केम टू ऑलमोस्ट 13,000 पहुंच गया। सो ऑलमोस्ट ये 13,000 समथिंग करके 13,200 समथिंग करके वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी 13,000 समथिंग क्रॉस कर जाता है तो उसको डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस मिल जाता है। एंड चाइना बहुत मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि चाइना विल रीच हियर। डिस्पाइट अभी चाइना में थोड़े से इकोनॉमिक स्लो डाउन आए हैं। एंड चाइना की जो इकोनॉमी साइज 2010 में जब पहुंचा, सो 1990 में जो यूएस की इकोनॉमी थी, समझना बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1990 में जो यूएस की इकोनॉमी थी, सपोज एक्स अमाउंट यूएस की इकोनॉमी थी, सो 2010 में चाइना की जो इकोनॉमी हो गई वो भी सेम अमाउंट की हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में सर चाइना 20 इयर्स के गैप पे है यूएस से। यूएस और चाइना के बीच में 20 इयर्स का गैप है। एंड अभी रिसेंटली चाइना और यूएस की इकोनॉमी का जो गैप है दैट केम डाउन टू 8 years ओनली। सो चाइना कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग यूएसए एंड इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि भाई 2035-34 तक चाइना विल बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यूएस को सरपास करते हुए। सो दिस इज द फेनोमिनल ग्रोथ ऑफ चाइना। अब उसी सेम टाइम फ्रेम में इंडिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट इंडियाज हैपेंड, ग्रोथ ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था दैट इन कंपैरिजन टू चाइना इट वाज वेरी वेरी स्लो। जहां चाइना ने ओवरऑल 10% का ग्रोथ रेट सिक्योर किया 2 decades कंसिस्टेंटली, वहीं इंडिया वाज एबल टू सिक्योर ऑन एन एवरेज नॉमिनल रेट 6%। एंड बिकॉज ऑफ दिस 6% ग्रोथ रेट, सो ऑलमोस्ट जिन्होंने एक ही पायदान से शुरू किया था, एक ही जगह से, बट चूंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो ऑन एन 6% का अराउंड रहा, चाइना ने हमेशा डबल डिजिट का मेंटेन करके रखा। ये जो गैप है दोनों के जीडीपी में, गैप बढ़ता गया। एंड गैप इस तरह से बढ़ा कि चाइना ने पिछले 20-22 सालों में 1990 से लेकर अभी तक में चाइनीज इकोनॉमी ग्रू बाई 46 टाइम्स, 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गई। वहीं हमारी इकोनॉमी अप्रॉक्स 11 या 12 टाइम्स, हम सब 11 या 12 गुना अपनी इकोनॉमी बढ़ा पाए। दिस इज ए ह्यूज कॉन्ट्रास्ट in comparison to China.
India's nominal GDP is 5.2 times greater in 2010. ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव. नाउ इंडिया हैज़ बिकम, इस इंडिया के जो नॉमिनल जीडीपी है दैट इज़ $3.4 ट्रिलियन, जो कि चाइना के जीडीपी से 6 गुना कम है. चाइना का जीडीपी ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स बिगर देन इंडियाज इकॉनमी, इंडियाज जीडीपी. भले ही इंडिया 5th रैंक पे हो, बट जो गैप है इंडिया चाइना का वो बहुत ह्यूज है. एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप 1990s में दोनों का जीडीपी, जो चाइना का जीडीपी है और इंडिया का जीडीपी, चाइना का जीडीपी इंडिया का जीडीपी सिर्फ 23% ज़्यादा है, ओनली 23%. एंड दिस गैप, यहाँ से गैप निकलना शुरू हुआ एंड दिस गैप इज कंटिन्यूसली वाइडनिंग. This gap is continuously widening, and also in terms of per capita GDP में भी this gap is widening. और एक और जो चीज़ समझ में आई इस डेटा को एनालिसिस करके, जो कि इस आर्टिकल में नहीं मेंशन है, वो ये कि इन कंपैरिजन टू चाइना इंडिया का जो इकॉनमिक ग्रोथ है ज़्यादा अनइक्वल है. सर वो कैसे? उस बात से कि चाइना की जीडीपी 46 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी हुई और जो इसका पर कैपिटा इनकम है वो 36 गुना बढ़ा, 35-36 गुना. सो ग्रोथ रेट 46 गुना जीडीपी, 36 गुना ये, तो मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट का जो दर है उसका ऑलमोस्ट 80% इट कवर्ड. वहीं इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट ग्रू, जो इंडिया की जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट 10 गुनी 11 गुना बढ़ा इस पीरियड में. लेकिन जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 5 से 6 गुना बढ़ा. मतलब ये जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का जो दर था 11 टाइम्स, उसका 50% ही पर कैपिटा इनकम में आया. इट शोज कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो स्लोअर है इन कंपैरिजन टू जीडीपी ग्रोथ. सो आवर इकोनॉमी इज मोर अनइक्वल देन चाइना. सो एक चीज तो समझ में आ गई कि चाइना और इंडिया का जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है, चाइना ने बहुत ही एग्रेसिवली इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी में ग्रोथ अपना चार्टेड किया है. इट चार्टेड इट्स ग्रोथ और इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी वेरी एग्रेसिवली. सो पॉइंट कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ इट डिड हैपन, हाउ चाइना इज एबल टू, चाइना ने इतना बड़े मैसिव लेवल पे लगातार 2 सेंचुरी, मतलब लगातार 2 दशक they are able to maintain such a huge growth. So how this is possible? So this is possible because first चाइना ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया था, चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रमोटेड अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और चाइना ने अपनी लो लेबर कॉस्ट को बहुत अच्छे से लीवरेज किया. प्लीज यूज द वर्ड इन योर आंसर, लीवरेज किया. इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश किया. और कुछ एक्सपर्ट्स का ही मानना है क्योंकि चाइना में चूंकि 1 पार्टी रूल है, सो 1 पार्टी रूल गेव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
एंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस का इशू दे डिडंट फेस। पॉलिसी पैरालिसिस का इशू दे डिडंट फेस। सो पॉलिसी कंटिन्यूएशन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। एंड जैसा जैसे चाइना इंक्रीज होना शुरू हुआ, चाइना ने अपने स्किल एंड एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। चाइना ऑफ 1980s के जो स्किल लेवल था, जो एजुकेशन लेवल था, चाइना अभी का प्रेजेंट चाइना का स्किल लेवल बहुत ह्यूज डिफरेंस है। चाइना अलाइंड कंप्लीटली अपने एजुकेशन पॉलिसी, अपने स्किल पॉलिसी और अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को। सो इट बिकम एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। डेमोग्राफिक डिविडेंड इट हार्नेस्ड। सो चाइना ने वो हर चीज पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया। एंड ऑल्सो चाइना ने पहले लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया। In fact, initial days they didn't in fact go for manufacturing, they go for assembly. Assembly के बाद spill over effect, छोटे आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग, फिर धीरे धीरे they started moving up on ladder. They have now अभी वो जो हाई वैल्यू सेगमेंट में इंटर कर चुके हैं। एंड चाइना का बहुत ही फैनोमेनल ग्रोथ हुआ। और चाइना के साथ एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि चाइना के जो ग्रोथ का पीक और ग्लोबलाइजेशन का पीक दोनों मैच कर गए। चाइना वेंट थ्रू द फेज ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। जिस समय चाइनीज इकोनॉमी लीप्स एंड बाउंड ग्रो कर रही थी, दैट वाज आल्सो द ईरा ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। 1990 से लेके 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। So this is the concern, this was the scenario. And what happened in India? India ने भी अपने 90s में अपने इकोनॉमी को ओपन किया, but that time India was facing so much political instability. सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। That was the era of Mandal Commission politics, coalition government. So much political instability that time. First point. Second point, जब तक हमारी political instability शांत होती, मतलब हम स्टेबल पॉलिटिकली होते, सो थोड़ा थोड़ा वो जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का फेस था वो निकलता जा रहा था। और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रॉपर स्टेबलिश क्लाइमेट होना चाहिए वो दैट वाज मिसिंग। वी डिडंट हैव स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। चाइना ने हैवीली इस चीज पे इन्वेस्ट किया। चाइना ने हैवीली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। वी वर लैकिंग ऑन दिस फ्रंट। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज में चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, and there were some good graduates from IITs, so we easily captured service sector. चूंकि सर्विस सेक्टर become a low hanging fruit, सर्विस सेक्टर में डोमिनेंस क्रिएट करना become very easy. So India suffered a phenomena. India suffered from a phenomenon that is called premature deindustrialization. सो मेनली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गई और सर्विस सेक्टर स्टार्टेड बूमिंग। एंड 2000 वाले डिकेड में इंडिया इकोनॉमी ऑल्सो स्टार्टेड बूमिंग बिकॉज ऑन द बैकबोन ऑफ सर्विस सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड इस पीरियड में हमने भी डबल डिजिट टच किया एक बार। एंड दिस इज अ टाइम व्हेन आवर इकोनॉमी गोइंग थ्रू सो मच एक्सपेंशन मोड में। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बूम। सडनली
वो जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन वाला फेज था, दैट केम टू एन एंड 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस क्राइसिस के बाद से धीरे 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 पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। सो गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस देना स्टार्ट किया। जो इकोनॉमी में ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट था, दैट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो ऑल दिस थिंग्स क्रिएटेड एन इशू, जहां पे आज हम और चाइना के जो बीच में जो दूरी बढ़ती चली गई। सो दिस इज कंटिन्यूअसली ए बिगर चैलेंज फॉर इंडिया, जहां चाइना की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी इज अप्रॉक्स $12,700, अभी इंडिया इज महज $2,411। सो इस वाले स्टेटस पे चाइना अभी डेवलप्ड कंट्री का उसको टैग लग जाएगा, इस वाली कुछ ही महीने की बात है। और इंडिया इस वाले जोन में इट इज अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। लोअर से सर मिडिल में जाएगा, मिडिल से अपर जाएगा, अपर के बाद फिर डेवलप जाएगा। मतलब आवर स्टेटस इज दैट अगले 23 साल में हमें यहां से यहां पहुंचना है। और जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, दैट सोच कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल तो नहीं बट डिफिकल्ट है, वी हैव टू अलाइन अवर पॉलिसी। ठीक है, चाइना को ऑलरेडी हाई इनकम स्टेटस मिल चुका है एंड सून इट इज गोइंग टू हैव डेवलप्ड स्टेटस। ये डेवलप्ड स्टेटस के लिए जो डेटा है दैट इज $13,846 पर कैपिटा जीडीपी आपको हो जाती है। सो यू विल गेट दिस स्टेटस, डेवलप्ड स्टेटस। टू रीच दिस प्रेजेंटली अभी इंडिया का जो जीडीपी है सर दैट इज 2411 से 13,886। ऑलमोस्ट वी नीड अ phenomenal growth of 5 to 6 times in per capita GDP। और 5 to 6 times पर कैपिटा जीडीपी के लिए अपना जीडीपी एक्चुअली भी ग्रो करना चाहिए 10 से 12 गुना, क्योंकि हमने देखा अगर जीडीपी 10 से 12 गुना ग्रो करती है तो पर कैपिटा जीडीपी 5 से 6 गुना ग्रो करती है। मतलब हमारी अगर 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 2047 तक इट शुड बिकम 32 ट्रिलियन इकोनॉमी मिनिमम। देन देयर आर चांसेस टू अचीव दिस। So what India should do? What is the way forward for India? So India का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इंडिया कंटिन्यूसली अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्ट्रीमलाइन करते रहे। सबसे जो बड़ा इशू हमारे पास है, वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी हमारा जो फेज चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो मतलब वी हैव वेरी लार्ज यूथ पॉपुलेशन। बट अभी 4 दिन 5 दिन पहले ILO की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बोला इंडियन यूथ्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। स्किल नहीं है भैया, इंडियन यूथ लैक स्किल्स। इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वो स्किल नहीं है। सो हाउ यू कैन टर्न दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड टू योर एडवांटेज? बिकॉज आपके जब यूथ के पास स्किल नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे विल डू? सो मोस्टली वो ऐसे वर्क में जाएंगे जहां पे सर आपका स्किल की बहुत कम जरूरत है, बिल्कुल चाहिए नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑल दोस थिंग्स। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज टर्निंग टू डेमोग्राफिक डिजास्टर। सो वी नीड, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये जो है दैट शुड बी इम्पार्टेड विद स्किल एंड देयर शुड बी अ कन्वर्जेंस ऑफ स्किल पॉलिसी, स्किल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी। ये तीनों के बीच में सर कन्वर्जेंस होना चाहिए। जब तक ये तीनों के बीच में कन्वर्जेंस नहीं होगा, यू वोंट फाइंड, यू कैन नॉट सॉल्व द इशू ऑफ स्किल शॉर्टेज, skill gap and skill mismatch. So
सो टू सॉल्व दिस ट्रायंगल, इन तीनों इश्यू को सॉल्व करने के लिए वी ऑल्सो नीड अ सर्कुलर अप्रोच, और we need convergence among these three. So at first India should start focusing on this. India should start focusing on how to augment our human resource capital. So this is our second article, very good article. ठीक है, क्या हम डेवलप्ड स्टेटस को ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इट डिपेंड्स कि अभी से भी हम किस रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने 1991 का रिफॉर्म किया था, वो रिफॉर्म एक कंटिन्यूस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए। इनफैक्ट वी नीड अ सेकेंड ईयर ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, एक सेकेंड ईयर ऑफ रिफॉर्म जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दिस इज आवर सेकेंड आर्टिकल. So this is the mains में we have covered only 2 articles. Now moving to our prelim section. So let's start our prelim section. जो हमारा पहला आर्टिकल है, this first article came in the Hindu सा अपना जो it's a big news. This is government body hikes prices of essential medicines again and says it's minuscule. इस बड़े इतने बड़े आर्टिकल में हमारे काम की चीज़ ये है कि the body which came up with this National Pharma Pricing Authority, National Pharmaceutical Pricing Authority is a body जो इन चीज़ों पे डिसाइड्स। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल बॉडी जो है, जो प्राइसिंग को डिसाइड करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आती है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। दिस इज योर, सो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। बाकी इसके प्रोविजन दिए गए हैं। और एनपीपीए जो अथॉरिटी है, ये प्राइसेस को जो रेगुलेट करती है, दैट इज अंडर ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013। एंड दिस ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, ये ऑर्डर किस एक्ट से ड्राइव होता है? एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट कम्स फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से ये ऑर्डर ड्राइव होता है। सो दिस इज अगेन अ बिग मिसकॉन्सेप्शन। और एग्जाम में क्वेश्चन है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इज गेटिंग यूज्ड इसमें, एंड दिस ऑर्डर इज बीइंग, आई थिंक दिस इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के तरफ से डीजीसी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज रिलीज्ड। सो दिस इज द मेन कंसर्न इन दिस आर्टिकल। एक बार आप लोग प्लीज गो ऑन द वेबसाइट ऑफ एनपीपीए, सी इट्स अबाउट अस सेक्शन। ऑल्सो डीपीसीओ के बारे में जस्ट गो एंड चेक हाउ डीपीसीओ इज फॉर्मुलेटेड, हाउ अंडर व्हाट एक्ट दिस प्रोविजन हैज कम, ठीक है, कौन सी बॉडी इस ऑर्डर को इशू करती है। सो दिस इज अ फर्स्ट आर्टिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल इज अगेन जो अपन ने देखा अभी, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेडिक्स टू लीड फाइट बैक अगेंस्ट AMR। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। मतलब यूपीएससी 2019 के अपने प्रीलिम्स के पेपर में सेट ए में आई थिंक क्वेश्चन नंबर इट वाज 90 और 97 समथिंग, बट हाँ 90 से 100 के बीच का क्वेश्चन है ये। And they asked about AMR. What is sir AMR? Antimicrobial resistance. And in antimicrobial resistance what happened? समझते हैं सिचुएशन को। हमने क्या किया 1920s में we invented antibiotic.
और एंटीबायोटिक खोज पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। बट व्हाट हैपेंड, एंटीबायोटिक का मिसयूज एक बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया। वी स्टार्टेड मिसयूजिंग एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक का मिसयूज, अभी सबसे बड़ा जो मिसयूज होता है वो ओवर द काउंटर। मतलब किसी भी तरह का कोई बीमारी हो, आप दवाई दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे सब भैया बीमारी है, वो आपको एक एंटीबायोटिक पकड़ा देगा। कई बार हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, वी विल आस्क भैया एक एंटीबायोटिक दे दीजिए वाला। सो एंटीबायोटिक के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, सीधा वो ओवर द काउंटर सब उठा लेते हो। जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, उसमें चिकन को हैकिंग के लिए दे यूज टू प्रोवाइड देम एंटीबायोटिक। सो ये जो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्म्स वगैरह, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का जो वहाँ से हमारे फूड चेन में एंटर करता है। एंड ओवर मेडिकेशन। सो होता क्या है कि अगर आप एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो जो आपके अंदर जिस पैथोजिन को, जिस बैक्टीरिया को आपको ख़त्म करना है, माइक्रोब्स को, वो इसके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। एंड इस प्रतिरोधक क्षमता के कारण ये जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, वो इन पे इनफेक्टिव हो जाते हैं। कितना भी दवाई दो वो आप पे काम नहीं करेगा। फिर सेकेंड लाइन ऑफ मेडिसिन, कुछ दिन तक वो काम करेगा, फिर से वो काम करना बंद कर देगा। धीरे 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 ये जो माइक्रोब्स हैं वो अपने अंदर वो क्षमता विकसित कर लेते हैं प्रतिरोधक की। दे स्टार्ट रेसिस्टिंग दिस बायोटिक्स एंड दिस इज अ ग्रेट कंसर्न। क्योंकि अभी टीबी केस में आप देखेंगे, टीबी केस में दे हैव डेवलप्ड फर्स्ट MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। जो टीबी के जो बैक्टीरिया है, दे फर्स्ट डेवलप MDR। पहले जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाया करता था, अभी ये पाया गया कि रिफाम्सिन एंड कुछ और एंटीबायोटिक हैं, उनके अगेंस्ट टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो रेसिस्टेंट हो चुके हैं। देन आफ्टर सम टाइम्स इट्स आल्सो फाउंड XDR, कि भैया जितने भी अवेलेबल पॉसिबल एंटीबायोटिक्स हैं, ये टीबी के बैक्टीरिया सबके अगेंस्ट इन्होंने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया है। सो इन सच अ केस व्हाट इज हैपनिंग, क्योरिंग टीबी को सुधार करना, इट्स वेरी वेरी बिग चैलेंज। सो दिस इज व्हाट वर्ल्ड इज वेरी वेरी कॉशियस। सब लोग बस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस है, कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए, एंड इसका सॉल्यूशन खोज की जा रही है। so many solution. So some in mains वाले सेक्शन में sometimes I will discuss in detail. This is prelims and definitely आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो the project prescribers today steward tomorrow, इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पढ़िएगा। prescriber today steward tomorrow, this is very very important phrase। देख लीजिएगा कि क्यों, क्या, किस संदर्भ में है। This is second article. देन कमिंग टू थर्ड आर्टिकल, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में चेंज किया है कि इनफैक्ट हिंदू के फ्रंट पेज पे न्यूज़ है। एंड इन दिस न्यूज़ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी तक क्या होता था, कोई बच्चा जब बॉर्न, उसका बर्थ सर्टिफिकेट में इट इज़ नेसेसरी टू कोट द रिलीजन, बट वो रिलीजन फैमिली का कोट होता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में चेंजेस किया, एंड थ्रू दिस चेंज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि पेरेंट्स में मदर एंड फादर दोनों को रिलीजन को सेपरेटली कोट करना है। ठीक है। सो इट सेज कि ये बहुत अच्छे से हम डेमोग्राफिक वे में हम चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कैसे क्या हमारे पे, एंड दिस डेटा विल बी यूज्ड टू अपडेट NPR, वोटर रोल्स, जो अपना वोटर रोल होता है, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट। सो दिस इज व्हाट। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन भी है? अगर लगता है तो प्लीज कमेंट। एंड लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज चेंज द एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड। ठीक है। एंड अभी सिटीजनशिप और ये सब चीज़ों को लेके सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग। आप NPR, CRS इन सब को देख लीजिएगा। व्हाट इज NPR? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है। दिस इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड अंडर व्हाट एक्ट NPR इज क्रिएटेड। ठीक है।
सो दिस इज थर्ड आर्टिकल एंड नाउ मूविंग टू द फोर्थ आर्टिकल. आई थिंक ये हमने आर्टिकल पहले भी कवर किया हुआ. दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर दिस आर्टिकल, अंडर दिस, इस आर्टिकल में इस चीज के बारे में बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन सिंबल कैसे, इलेक्शन कमीशन सिंबल कैसे एलोकेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को. सो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन तो फर्स्ट कम फर्स्ट पहले आइए, पहले तो जो सिंबल है वो चॉइस का लेके चाहिए. सिंबल देते क्यों? इसलिए कि हमारे देश में शुरुआत से ही सिस्टम बना हुआ है, बिकॉज हमारे लिटरेसी रेट बहुत कम थी. सो लोग नाम ना पढ़ पाते, एग्जाम वो वोट देते वक्त बहुत आसानी से लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है. सिंबल एलोकेट किया जाता है. सिंबल एलोकेट करने का पावर है किनके पास में? ये है आपके इलेक्शन कमीशन के पास में. अंडर व्हाट एक्ट? सो एक ऑर्डर है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन ऑर्डर 1968. सो आपका पहला काम है सर, आप जाकर देखेंगे ये कौन से, ये ऑर्डर किस स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को दिया गया है. ठीक है, फर्स्ट. इसके बाद इस आर्टिकल में ये भी बात की है कि नेशनल और स्टेट पार्टी का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना होता है. अगेन गो टू योर लक्ष्मीकांत और पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर खोलें आप और वहाँ जाकर देखें एक नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है. ठीक है, कोई एक क्राइटेरिया जरूर कमेंट में मेंशन करें. ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी. सर इसका क्या मीनिंग होता है? रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड. क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है किसी एक पार्टी को डी रजिस्टर भी कर दे और डी रिकॉग्नाइज भी कर दे? तो इस चीज को समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज में इसका रजिस्टर्ड एंड ये अनरिकॉग्नाइज्ड, आपको पहले सर ये समझना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड और रिकॉग्निशन में फ़र्क क्या है. इन दोनों के संबंधित इलेक्शन कमीशन के पास पावर क्या है. इलेक्शन कमीशन शायद बहुत दिनों से मांग कर रही है कि हमें डी रिकॉग्निशन का भी पावर दो. सो यू हैव टू चेक करके प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट. ये आप लोगों का होमवर्क है, सो दैट यू कैन एक्टिवली लर्न. जहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आई विल डू, जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है सो यू हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट. ठीक है, एंड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इंफोटेनमेंट, हमारा जो न्यूज एनालिसिस इट्स नॉट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस, इट्स फॉर सीरियस एस्पिरेंट टू रियली देर वेरी सीरियस फॉर देर एग्जाम. और जो प्रॉपर 1 घंटा देना चाहते हैं से उनके लिए है. सो गो, इस 1 घंटे वीडियो एनालिसिस के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट समय निकल कर इमीडिएटली ये वाला काम कर लो, सो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे. दिस इज अ सेशन. लेट्स मीट टुमारो. थैंक यू ऑल.